चलिए, तो सुबह से हम आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है। आज भी 20 जवानों के शव मिलने के बाद लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं, इस खबर पर, और आज आधे घंटे तक इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेश मिश्र जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, तो के संतोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बातों को हमारे सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम रुक करेंगे नरेश मिश्र का। नरेश, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, हिड़मा के छुपे होने की जानकारी फोर्स को मिलती है और उसके बाद फोर्स मूवमेंट करता है। अलग अलग फोर्स अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग जगहों से मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये जो क्या माना जाए, क्या इस तरीके की स्ट्रेटेजी पहले नक्सली अपना चुके हैं या एक बड़ा प्लानिंग था उनको फोर्स को नुकसान पहुंचाने का, उस स्ट्रेटेजी पर लगातार ये नक्सली काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत सुनियोजित एक ऑपरेशन था पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस को लगातार वहाँ पर ये बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी और साथ ही ये भी मालूम चल रहा था कि हिड़मा की भी मौजूदगी वहीं पर है, जिसको लंबे समय से पुलिस टारगेट करना चाह रही है। और उसके जो कमांडर हैं सीतू और दूसरे अन्य प्रमुख कमांडर जो कंपनियों को संचालित करते हैं बटालियन के अंतर्गत, तो ये सारे लोगों की एक साथ सामूहिक उपस्थिति की सूचना पुलिस को थी। और यही वजह है कि इतनी अलग अलग जगहों से इतनी बड़ी तादाद में फोर्स का मूवमेंट किया गया। पामेड़, उसूर, तर्रेम से ये बड़ी फोर्स तो निकली ही थी, एसटीएफ, कोबरा और डीआरजी की, और इसके अलावा सुकमा से भी फोर्स को रवाना किया गया था। तो ये काफ़ी सुनियोजित था, लेकिन अपेक्षित परिणाम पुलिस के पक्ष में नहीं रहे ऐसा लगता है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ होंगे इसमें और इतने लोग घायल होंगे। लेकिन मौके पर एक तरह से नक्सलियों ने पुलिस का मूवमेंट भांप लिया और उसके बाद एम्बुश करके जवानों को नुकसान पहुंचाया। चलिए, तो क्योंकि ये पूरा इलाका बिल्कुल नया भी है फोर्स के लिए, इस इलाके में बहुत सीमित ऑपरेशन किए गए हैं। चलिए नरेश, आपके पास वापस लौटूंगा। के संतोष हमारे सहयोगी इस पूरी चर्चा पर जुड़े हुए हैं। संतोष, आपने ग्राउंड जीरो को विजिट किया, वहां पर देखा किस तरीके के हालात हैं। फिलहाल जिस तरीके के बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं, अब तक क्या आईडी ब्लास्ट की घटनाएं होती रही, लेकिन अब जो फोर्स है वो मान में घुसकर भी कार्रवाई करने लगी है, तो ये माना जाए जो सीएम का जो दावा है कि आने वाले समय में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, या ये अंतिम लड़ाई भी कही उन्होंने नक्सलियों की? जी, बीजापुर जिले का तरन थाना जो क्षेत्र टेकलुगुड़म जहाँ घटना स्थल है, ये वाकई में एक नक्सलियों का गढ़ है। और ये हिड़मा नक्सली जो बटालियन नंबर 1 का ये चीफ है, और यहाँ पिछले हिड़मा कई सालों से एक ही जगह पर रह करके पूरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सबसे अधिक सुकमा जिले में हिड़मा ने इस नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर उस क्षेत्र की बात किया जाए तो बीजापुर जिले में, जैसे बीजापुर से जगरगुंडा सुकमा जिले को जोड़ने के लिए जो सड़क बन रही है, उससे लेकर के कहीं ना कहीं बोखलाहट है, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं और विकास को लेकर के कहीं ना कहीं रोड़ा बनने का काम किया है। और जो दावा संतोष, जो दावा यहाँ सीएम कर रहे हैं, क्या वो दावा पुख्ता साबित होता है क्या? जिस तरीके से, या फिर ये माना जाए कि नक्सलियों ने पूरे स्ट्रेटेजी के तहत ही यहाँ पर जवानों को पहले फांसा और उसके बाद इस तरीके से हमला किया, जो एम्बुश लगाया था उसके लिए बाकायदा उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, या सीएम का ये दावा कि ये फोर्स अब जो है एक कदम आगे बढ़कर अब मान में घुसकर ये कार्रवाई कर रही है? आप तो ग्राउंड जीरो पर भी गए, तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला, क्या कुछ समझ में आता है वहाँ देखकर? जी, जो अभी जो नजारा देखा गया है, वाकई में नक्सलियों के मान तक सुरक्षा बल जा पहुंचे हैं, क्योंकि जहां हिड़मा का जहां जोनागुड़ा जो पहाड़ी था जहां पर नक्सली कैंप था, उसकी सूचना के मिलने के बाद सुरक्षा बलों को वहां रवाना किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां सुरक्षित पहुंचा और वहां कैंप नक्सलियों का ध्वस्त भी किया। और जोनागुड़ा की जो पहाड़ी से ध्वस्त करके जब वापिस लौट रहे थे, तब टेकलुगुड़म के पास नक्सलियों ने एम्बुश बनाया था। उस एम्बुश में जवान फंसे हुए थे। नक्सलियों की मान सुरक्षा के बल जाकर के वहां पर मुस्तैद थे और लड़कर उनसे मुकाबला भी किया। नरेश, अभी बीते 15 दिनों के भीतर ही हम बात करें, जिस तरीके से कार्रवाई, पहले बस को ब्लास्ट करके उड़ाया और अब ये घटना, तो ये क्या लगता है, क्या नक्सलियों में जो बौखलाहट, जो फोर्स की लगातार जो कार्रवाई चल रही है या जो ऑपरेशन चल रहा है, ये एक तरीके का दबाव है? और जो बीती सरकार भी दावा करते रहे कि अब निर्णायक लड़ाई लड़ रही है सरकार और नक्सली, अभी अंतिम लड़ाई है, तो क्या इसे अब अंतिम लड़ाई का रूप माना जा सकता है?
नहीं, देखिए सरकार इसको अंतिम लड़ाई की तरह देख रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये लड़ाई अंतिम लड़ाई की तरफ है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर अभी भी नक्सल प्रभाव है और सरकार की उपस्थिति वहां पर नहीं के बराबर है। लेकिन इस बयान को आप राजनीतिक तौर पर एक मनोबल बढ़ाने वाली बात कह सकते हैं कि उस तरह का है और सरकार की मंशा दिखाता है कि वो इसी तरह से आक्रामक अभियान के जरिए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करती रहेगी, क्योंकि ये जो इलाके हैं अब नए इलाकों में फोर्स जा रही है अंदर और वहां पर नक्सलियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ में भी बड़ी संख्या में नक्सली हताहत हुए होंगे, घायल हुए होंगे, मारे गए होंगे। तो अब क्योंकि नक्सलियों के मामले में जानकारी कुछ देर से आती है, देर से मालूम चलता है कि कितने नक्सली मारे गए हैं, लेकिन यदि सिलसिलेवार इसी तरह के ऑपरेशन जारी रहे तो नक्सलियों को भी लंबे समय तक पैराटिका पाना उस इलाके में मुश्किल होगा। और साल आज एक दशक हो गया कहना चाहिए, 6 अप्रैल का ही दिन था और 2010 में जब 76 जवानों को नक्सलियों ने इस इलाके में मारा था। हालांकि इससे पहले ही घटनाएं इस इलाके में तेज हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा हमला ये था, पूरे देश को इसने हिला के रख दिया था। और तब से आज पूरे एक दशक से सरकार के लिए चुनौती बना हुआ ये इलाका, ये बटालियन नंबर 1 का जो फॉर्मेशन है नक्सलियों का, जिसमें बार बार जवानों को नुकसान हो रहा है। तो सरकार इसको एक अंतिम मोर्चे पर ले जाना चाह रही है और यही वजह है कि देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना दौरा खत्म कर वापस लौटे। और जो जानकारी मिल रही है राहुल, वो ये कि एक लंबा तैयारी करके रखी गई थी इस ऑपरेशन के साथ कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बटालियन नंबर 1 ही अगले 2-3 महीनों के लिए टारगेट होगी। नरेश, जिस तरीके से आपने चर्चा की, बैठकों का दौर शुरू हो गया कल, जैसे ये खबरें आनी शुरू हुई और हमने ब्रेकिंग भी दिखाया, उसके बाद लगातार बैठकें भी शुरू हुई। पुलिस मुख्यालय में एक अलग बैठक हो रही है, तो तमाम बैठकें हो रही हैं। बैठकें और सिर्फ बैठकें, हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी इस तरीके के बड़े हमले होते हैं, और इस बार तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बैठक ली है और कई बार इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अपने बयान जारी करता रहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बड़ी कार्रवाई की बात होती है, बैठकें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारी नजर नहीं आती, या फिर एक बार फिर इस तरह की घटना को भुला दिया जाता है? देखिए, कोई विकल्प नहीं है। सालों से ये इलाका बिल्कुल सरकार से अछूता रहा है, तो ना तो इंटेलिजेंस है वहाँ पर, ना आप ज्योग्राफिकली मजबूत हैं। दूसरी तरफ नक्सलियों की भी एक बराबर एक आर्मी की तरह ही वेल ट्रेंड फोर्स है यहाँ पर। तो जब एक गुरिल्ला वॉरफेयर जोन में जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये समस्याएं तो हैं ही। दूसरी बड़ी बात, एक राजनीतिक समस्या भी है जिसको लेकर के हमेशा ही सरकारें उलझी रहती हैं। कभी प्रदेश में सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का मनोबल, दोनों के संसाधनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से कई बार ये जमीन पर ठीक तरह से नहीं होता। और एक बात जिसका आरोप हमेशा से ही सरकारों पर लगता रहा है कि पहले इसे एक कानून से जुड़ी समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या की तरह नक्सल समस्या को देखा जाता रहा है। और अब ये इसको देखने का नजरिया जब सरकार का बदला है तो कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वक्त लगेगा, लगता है ऐसा, कि सरकार का नजरिया और ऑपरेट करने के तरीके और संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने में शायद तब कुछ नतीजे दिखाई दें। चलिए, तो जिस तरीके से सरकार बैठकें कर रही है, वक्त तो लगेगा। संतोष, आपने लगातार इस तरह की खबरों को कवरेज किया है, लगातार वो क्षेत्र जहां पर आप काम करते हैं, नक्सल से जुड़ी तमाम खबरें आपसे हम तक पहुंचती रही हैं। आपका कैसा अनुभव रहा है, क्योंकि नक्सलियों का जो पैतरा है, क्या वास्तव में वो बदला है? जिस तरीके से नक्सलियों में बौखलाहट की बात सरकार कह रही है, पहले भी सरकार जब इस तरीके की घटनाक्रम सामने आती है तो बौखलाहट में से कह देती है, लेकिन अभी क्या लगता है? जी, सरकार हमेशा तो नक्सलियों की बौखलाहट बोलती रहती है, लेकिन देखिए अगर देखा जाए, जब भी मार्च अप्रैल की महीना हो, ओटीसी जब सप्ताह चलता है, उस समय नक्सलियों द्वारा लगातार घटना को अंजाम देते हैं ये मार्च अप्रैल के माह में। और हमेशा पुलिस निगरानी बना के रखती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बल की चूक हो जाती है, नक्सली एक बड़े घटना को अंजाम देते हैं। अगर जैसे अभी तरन क्षेत्र की अभी जो घटना हुई, बीते दिन की घटना को देखकर अगर देखा जाए तो कुछ दरअसल पहले एक बासागुड़ा, जगरगुंडा और पामेड़, इस इलाके में 3 थाना हुआ करते थे। और सड़क बीजापुर से जगरगुंडा जोड़ने के लिए सड़क निर्माणाधीन है अभी, उसको लेकर के जो निर्माणाधीन है, उसको लेकर के आगे बढ़ाने के लिए जो कर्रे में थाना खुला है, उसकी बौखलाहट भी इस नक्सलियों में देखा जा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं इस हिरमा की जो नक्सली बटालियन नंबर 1 है, कहीं ना कहीं उस जवानों के घात लगा करके जो हमला किया है, हो सकता है तरन थाना खुला है,
उस पर भी नक्सलियों का एक दबाव बना हुआ है। बिल्कुल, दबाव तो बिल्कुल बना हुआ है। हथियारों की बात करें तो विस्तारित करते हैं नरेश इस पूरे चर्चा को। यूबीजीएल, रॉकेट लॉन्चर, इंसास और AK-47 ये हथियार पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरीके के हमले में सामने आए हैं, इनके पास, नक्सलियों के पास ये ऐसे लैस होते हैं। क्या इनपुट है कि किस तरीके से इनके पास पहुंचता होगा, क्योंकि ये तैयारी में तो पूरी रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों से ही लूट का बड़ा असलाहा नक्सलियों ने बरामद किया है, उनके पास मौजूद है। और इसके अलावा वो बाहर से खरीदी भी करते हैं, और जो आप लेवी के रूप में एक बड़ी रकम की चर्चा सुनते हैं नक्सलियों के द्वारा वसूली की, ये उसी रकम का इस्तेमाल इस तरह अपने आप को अत्याधुनिक करने, ट्रेंड करने अपने लोगों को और जो हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये लंबे समय से चल रहा है, और अभी देखिए सिर्फ अप्रैल का महीना है, अभी तो आगे का वक्त बाकी है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नक्सली आक्रामक होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की संभावना और है कि नक्सली भी इसकी काउंटर प्लानिंग कर रहे हैं। नरेश, आपसे इस बारे में और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, फोनलाइन पर जुड़े। राजा, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो रिकवरी में हमें इतना वक्त लगा, हमारी फोर्स को इतना वक्त लगा, हालांकि इनपुट तो था, 23 जवानों के हताहत होने की जानकारी तो थी। फिलहाल क्या इनपुट, एक जवान अब भी लापता है। देखिए, जो लापता जवान की बात हो रही है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मौके पर जो जवान लापता बताया गया है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के कब्जे में है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आज सुबह हम ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचे थे, और उसके बाद जैसे ही हम टेकलगुड़ा गांव पहुंचे वैसे ही नक्सलियों की एक टीम हमारे पास पहुंची, हमसे हमारा नाम, पता और बाकी सब पूछने लगी। और उनसे जब हमने पूछा कि कितने जवानों का शव अभी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कंफ्यूजन के तौर पर 2 आंकड़ा बताया, एक तो 20 और दूसरा 21। लेकिन बॉडी वहां पर जो शहीद जवानों की थी, जो पार्थिव शरीर थे, वो 20 ही बरामद हुए। तो जो 21 वाला बात है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है, और मतलब उस घटनाक्रम में उस जवान को, अब वो घायल था या किस तरीके से नक्सलियों के पास मौजूद है, अब ये सिर्फ आशंकाएं ही जताई जा सकती है। क्योंकि जब तक पूरे मामले पर नक्सलियों की ओर से कोई बयान या फुटेज या फोटोज या वीडियो सामने ना आए, तब तक ये सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। जी चलिए, तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप वहां पर जब पहुंचते हैं तो पत्रकारों से नक्सली चर्चा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि संभावित कितने जवान हो सकते हैं। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि ये सारी घटनाक्रम को दुनिया के सामने भी लाना चाहते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जरिए ये परचेसिंग भी करते हैं इन हथियारों के, AK-47 से लेकर इनकी गोलियां और बाकी सारी चीजें, क्योंकि लूट के दौरान अक्सर गोलियां तो बरामद होती हैं, लेकिन दोबारा उन गोलियों का अरेंजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, और वो इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार या दूसरे माध्यमों से उसकी खरीदी करनी पड़ती है। राहुल, महत्वपूर्ण एक बात और है राजा की बात के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि ये जो जवान लापता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अब तक ये स्पष्ट नहीं है, नक्सलियों की तरफ से भी अभी तक ये बात साफ नहीं की गई है कि ये जवान है कहाँ पर। तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, और फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन की बात कर रही है, लेकिन उस इलाके में सर्च ऑपरेशन देर रात चलाना काफ़ी मुश्किल है। राजा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजा, जिस तरीके से बता रहे नरेश कि ये जो जवान लापता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्या इससे लेकर नक्सली क्या उससे और ये जानकारी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन मूवमेंट है, फिलहाल किस स्ट्रेटजी पर सरकार या फोर्स काम कर रही है? देखिए, बहुत ज्यादा एक जवान से नक्सलियों को बहुत कुछ मिलने की संभावना है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन प्लान बहुत ऊपर लेवल पे होता है। साथ ही जवानों को सिर्फ जो प्लान तय किया जाता है, जो रूट तय की जाती है, उस रूट पे चलना होता है। वो भी उसमें जो अधिकारी होते हैं वो सारा प्लान क्लियर करते हैं कि किस तरीके से कहाँ जाना है और कहाँ रहना उठना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि अगर वो नक्सलियों के हाथ में है तो वो उसकी रिहाई कैसे होगी, किस तरीके से आखिर नक्सली उसको रिहा करेंगे, या कुछ और नक्सलियों की इच्छाएं हैं जवानों के, जो जवान उनके कब्जे में है। ये अभी पूरा संशय बना हुआ है। जब तक नक्सलियों की ओर से कोई प्रेस नोट ना आ जाए या कोई जानकारी ना मिल जाए, तब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो सकता कि आखिर नक्सली किस दिशा में, अगर वो जवान उनके कब्जे में है तो किस दिशा पे वो
उस जवान की रिहाई के लिए वार्ता करते हैं। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, जिस तरीके से हिड़मा के होने की जानकारी फोर्स तक पहुंचाई जाती है, पुलिस तक पहुंचाई जाती है और उसके बाद फोर्स को वहां तक आने के लिए मजबूर किया जाता है, अलग अलग टुकड़ियों में फोर्स पहुंचती है। संतोष, अगर ये पूरे घटनाक्रम को देखें तो क्या इस तरीके की स्ट्रेटेजी पहले भी नक्सली अपना चुके हैं या आगे अब ये जो एक नया ट्रेंड जो नक्सली लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से फोर्स को फांसते हैं वो एम्बुश में, क्या ये एक नया ट्रेंड भी हो सकता है, कह सकते हैं हम इसे? जी जी, सही कह रहे हैं। बीजापुर जैसे टेकलीगुड़ा जोनागुड़ा में कैंप बैठना और नक्सलियों के जमावड़ा होना और सुरक्षा बलों को इसकी सूचना देना कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि ये पहले रणनीति बना करके ही वहाँ सूचना दिया गया है कि यहाँ कैंप बैठा गया है। जोनागुड़ा की जो पहाड़ी में कैंप बैठने की सूचना मिलते ही बीजापुर के और सुकमा से सुरक्षा बल के वहां रवाना करना और वहां से लौटते वक्त नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाकर फांस करके सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना, ये एक रणनीति के तहत ही किया गया है, माना जा सकता है। अंत में नरेश, आपसे जानना चाहेंगे केवल कि अब इन बैठकों के बाद क्या एक आगे की कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है या कुछ और सरकार का मूवमेंट बदल सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है और हमें तो इस बात की सूचना मिल रही है कि बहुत सारे अत्याधुनिक संसाधनों के साथ पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और उनकी ये कोशिश है कि आने वाले समय में ये जो बटालियन नंबर 1 का खौफ है पूरे इलाके में, उस दबदबे को पुलिस हर हाल में खत्म करना चाहती है। ये किस तरह से और कैसे होगा ये तो खैर आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। आपने सीआरपीएफ डीजी की बात सुनी थी, उन्होंने स्ट्रेटजी के खुलासे करने की बात से इनकार किया था, लेकिन इस तरह की जानकारी सामने आ रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में फिर से दोबारा बेहतर मनोबल के साथ पुलिस फोर्स और उस इलाके को ऑपरेट करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बेहतर मनोबल के साथ फोर्स आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। और जिस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब ये निर्णायक और अंतिम लड़ाई होगी, तो हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि निर्णायक लड़ाई हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।